पैसा एक ऐसा नशा है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई पाना चाहता है। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, पर आप इससे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पैसे में इतनी ताकत आई कहां से और क्यों सभी दिन रात इस कागज के टुकड़े के पीछे भाग रहे हैं। इसे डिटेल में जानने के लिए आपको हजारों साल पीछे जाना होगा और हर बार की तरह इस वीडियो के एंड में भी हम ये जानेंगे कि आप कैसे इस मनी ट्रैप से बच सकते हो। आज से हजारों साल पहले लोग लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम यानी बदला सिस्टम, जहां आपको कोई चीज खरीदने के लिए दूसरी चीज बेचनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आलू है लेकिन उसे चावल की जरूरत है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था जो आलू खरीदना चाहता है और चावल बेचना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि जरूरी नहीं जिस व्यक्ति को आलू खरीदने हो उसके पास बेचने के लिए चावल भी हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर शुरुआत होती है कमोडिटी सिस्टम की। कमोडिटी मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसे खरीदा और बेचा जा सके, और लोग कमोडिटीज को पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कमोडिटी सिस्टम के साथ एक दिक्कत थी, लोग इस बात का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि उनके पास जो चीजें हैं उनकी सही वैल्यू क्या है और उन्हें अपनी कमोडिटीज को दूसरी कौन सी कमोडिटीज के साथ एक्सचेंज करना चाहिए। और साथ ही कमोडिटीज टाइम के साथ खराब भी हो जाती थी, इसलिए इंसानों को ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो यूनिवर्सल हो, यानी हर जगह हर कंडीशन में चल पाए। तो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर ऐसे में शुरुआत होती है सोने और चांदी के सिक्कों की। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, इन सोने चांदी से बने सिक्कों के भारी होने के कारण इनको एक साथ लेकर घूमना मुश्किल था, और साथ ही इनके चोरी होने का खतरा भी हमेशा बना रहता था। इसलिए कुछ लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। इन लोगों को गोल्ड स्मिथ यानी सुनार कहते हैं। सुनार ने लोगों से कहा, तुम अपना सोना चांदी हमारे पास दो, हम इसे सुरक्षित रखेंगे और बदले में रखे गए सोने चांदी की एक रसीद भी देंगे। ये रसीद एक एग्रीमेंट की तरह होती थी, जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास तुम्हारा इतना सोना रखा है। इस रसीद को IOU भी कहते थे, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और जब किसी व्यक्ति को सोने की जरूरत हो तो वो व्यक्ति IOU सुनियार को देकर अपना सोना ले जा सकता था। लेकिन कुछ समय बाद सुनारों को ये एहसास हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपना सोना लेने वापस नहीं आता, और सभी लोग उस IOU के तहत व्यापार करने लगे हैं, क्योंकि सभी को यकीन था अगर रसीद है तो सोना तो होगा ही। और सुनारों को लालच आ गया, क्योंकि उनकी रसीद ही अब सोना बन गई थी, और उन्होंने फर्जी रसीदें बनाना शुरू कर दिया। सोना न होने के बावजूद भी वो रसीदें बनाकर लोगों को देने लगे, और ये लीगल स्कैम चलता रहा। और यही सुनार बाद में बैंक बन गए, और वो रसीदें दुनिया के लिए करेंसी। आपको इस मनी मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग इस कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझते, और आप में से भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि आप जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उन्हीं पैसों को दूसरे लोगों को लोन में देकर खुद उस पर कुछ % इंटरेस्ट चार्ज करके अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करवाए, उसके बाद बैंकिंग रूल के हिसाब से बैंक 10% यानी 10 रुपए अपने पास रिजर्व रखेगा, और बाकी के बचे हुए 90 रुपए वो किसी को लोन के रूप में दे देगा। और अगर वो बैंक उस व्यक्ति से दिए गए लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी 12 रुपए, और आपको आपके 100 रुपए के डिपॉजिट पर 4% इंटरेस्ट देगा, यानी 4 रुपए, तो बैंक को 8% यानी 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया बैंक का बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी नंबर गेम छिपी है, और ये नंबर गेम मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती। और बैंक आपके 100 रुपए के डिपॉजिट से 1000 रुपए तक का बिजनेस कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भला 100 रुपए से 1000 रुपए का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर आप बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट करवाते हो, और बैंकिंग रूल के अकॉर्डिंग बैंक 10% यानी 10 रुपए अपने पास रिजर्व में रखकर 90 रुपए का लोन किसी व्यक्ति को देता है, और आप डिपॉजिट के बाद अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हो तो आपका बैलेंस 100 रुपए ही होगा। और साथ ही जिस व्यक्ति को बैंक ने लोन दिया था वो भी अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, उसका बैंक बैलेंस भी 90 रुपए आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आप दोनों के हाथ में 100 रुपए और 90 रुपए यानी 190 रुपए की परचेजिंग पावर है। लेकिन बैंक के पास तो सिर्फ 100 रुपए का कैश डिपॉजिट था। उस बैंक के सिस्टम ने कंप्यूटर में कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में 90 रुपए की एक्स्ट्रा करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि पूरी तरह से वर्चुअल है, क्योंकि बैंक के पास इस
इसके लिए कोई कैश नहीं है। और ये नंबर गेम यही खत्म नहीं होती, इससे और भी आगे जाती है। अब जिस व्यक्ति ने बैंक से 90 रुपए का लोन लिया था वो भी तो उसे मार्केट में ही खर्च करेगा, और जब वो व्यक्ति उन 90 रुपए को खर्च करेगा तो वो 90 रुपए उसके अकाउंट से किसी और व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, और बैंक फिर से उस 90 रुपए का 10% यानी 9 रुपए अपने पास रिजर्व में रखेगा। बाकी के बचे हुए 81 रुपए वो किसी और व्यक्ति को लोन के रूप में देगा और अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और बैंक 100 रुपए के कैश डिपॉजिट को वर्चुअल करेंसी से 1000 रुपए में कन्वर्ट करके बिजनेस करता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्चुअल मनी नहीं। और यही है दोस्तों नंबर गेम। अगर आपको लगता है कि बैंक में आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है तो आप गलत हो। अगर सिर्फ 30% लोग भी एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक जाए तो भी बैंक सबको पूरा पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके पास भी देने के लिए सारे पैसे नहीं है। और जो आपको आपके फोन पर आपका अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है वो सिर्फ एक नंबर है। बैंक्स फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पर काम करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। पूरी दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स के बैलेंस को भी जोड़ दिया जाए तो भी सिर्फ 10% एक्चुअल कैश होगा, बाकी का 90% तो वर्चुअल डिजिट्स ही हैं। इस बैंकिंग सिस्टम को जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आम आदमी इसको कभी समझ ही ना पाए और वो पूरी लाइफ इसी सिस्टम में फंसा रहे। क्या आपको पता है दोस्तों, ज्यादातर लोग करेंसी और मनी को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी एक वैल्यूएबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 100 रुपए का नोट और एक सोने का सिक्का है, तो वो 100 रुपए का नोट एक करेंसी है जिसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सोने का सिक्का रियल मनी है। इसलिए आपके पास रखी लाखों रुपए की करेंसी रातों रात जीरो हो सकती है, जैसा कि 2016 में नोटबंदी के टाइम हुआ था। सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया था और लोगों के पास पड़े लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू जीरो हो गई थी। वहीं दूसरी ओर गोल्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि गोल्ड एक रियल एसेट है जिस पर किसी भी सरकार के किसी भी डिसीजन का असर नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा पैसा ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स पर भी इन्वेस्ट करें। या तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। आपके एक लाइक की वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मनी ट्रैप से बच पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।